गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका कॉमर्स क्लास में। मैं असलम मंसूरी। आज हम पार्टनरशिप का जो फोर्थ चैप्टर है हमारे पास, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, उसका जो आगे का टॉपिक है, जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कभी कभी क्या थ्योरी का जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 2 नंबर का या 4 नंबर का, वो पूछ लिया जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी डिसोल्यूशन पार्टनरशिप में और डिसोल्यूशन जो फर्म में, उन दोनों में क्या डिफरेंस है उसको राइट करना है। तो ध्यान देना, अगर आपको चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे बीओ, चाहे अकाउंट्स हो, इनमें अगर डिफरेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको एक बॉक्स बनाना होगा। बॉक्स में आपको सबसे पहले बेसिस का बॉक्स होगा, बेसिस की रो होगी, उसके बाद में जो 2 पॉइंट पूछे उन दोनों पॉइंटों का आपको बेसिस जो क्या बनाना पड़ेगा, रो बनाना पड़ेगा। जैसे इसमें क्वेश्चन आया, आपका टॉपिक है आज हमारा डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या लिखना है, डिफरेंस लिखना है। तो मैक्सिमम आपको 4 मार्क्स, 4 जो डिफरेंस है वो तो आपको लिखना ही पड़ेंगे। तो हमने पहला रो बनाया बेसिस, दूसरा रो बना लिया हमने जो फर्स्ट पॉइंट जो पूछा था इसने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और सेकंड रो बनाया हमने इसका डिफरेंस का, बेसिस के अलावा सेकंड जो रो बनाया वो बनाया डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो इस प्रकार से आपको एक जो फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा, उस फॉर्मेट में आपको बेसिस से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम पहला बेसिस से स्टार्ट कर रहे हैं, मीनिंग इसका जो अर्थ क्या होता है, यानी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का अर्थ क्या होगा और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का अर्थ क्या होगा। तो मीनिंग में हम पढ़ते हैं सबसे पहले डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो मैंने क्या बताया था, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ये था कि जो पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन है सिर्फ वही क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, बाकी जो रिलेशन अदर पार्टनर में, रीमेन पार्टनर में बसता है। आगे बात करते हैं हम, इट्स रेफर टू, रेफर यानी इशारा करता है, इंगित करता है, इट्स रेफर टू चेंज इन एक्सेप्टिंग अरेंजमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। कहने का मतलब होता है कि ये जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किसकी ओर इंडिकेट कर रहा है, किसकी ओर इशारा कर रहा है कि जो पार्टनर्स है ना रीमेन, उनके बीच में क्या रिलेशन बचा है, क्या अरेंजमेंट होगा एक पार्टनर्स के जाने के बाद। आगे बात करते हैं हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसमें क्या बताया था, जब किसी पार्टनर्स के जब पार्टनरशिप में जब कोई एक पार्टनर चला जाता है तो उसके बाद में अगर वो चाहे तो डिसोल्यूट फर्म को क्या कर सकते हैं, डिसोल्यूट कर सकते हैं, यानी बीच में उन पार्टनर्स के जो भी बीच में रिलेशन होगा वो क्या हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है। इट्स रेफर टू द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप में, फर्म में पार्टनरशिप का जो रिलेशन होता है वो क्या हो जाता है, बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, यानी फर्म से उन पार्टनर्स का जो रिलेशन होता है क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। वहां पर ध्यान देना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में तो क्या होता है, सिर्फ एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर से क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, यानी रिलेशन टूट जाता है। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है, पार्टनर्स का, फर्म से पार्टनर्स का और फर्म का आपस में रिलेशन क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो ये पहला मीनिंग हो गया। दूसरा है कंटिन्यूअस ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस कंटिन्यू चलेगा कि नहीं चलेगा। तो मैंने बताया था जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो रिमेन पार्टनर्स बिजनेस को कंटिन्यू जारी रख सकते हैं, लेकिन जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है तो बिजनेस की एक्टिविटी को क्या करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं क्या करता है, कंटिन्यू द बिजनेस इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप का जब डिसोल्यूशन होता है तब क्या बता रहा है, द फर्म कंटिन्यूज इट्स बिजनेस, यानी फर्म अपने बिजनेस को कंटिन्यू चला सकता है। आगे क्या है, इन केस ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब फर्म का क्या हो जाए, डिसोल्यूशन हो जाए, फर्म खत्म हो जाए, द फर्म डज नॉट कंटिन्यू इट्स बिजनेस, यानी फर्म का जो बिजनेस है कंटिन्यू जारी नहीं रह सकता। आई बात समझ में। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसमें तो एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर से ब्रेक होता है, तो रिमेन पार्टनर चाहे तो उस बिजनेस को कंटिन्यू चालू रख सकते हैं। बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या था, एक जो पार्टनर था उसका फर्म से क्या होता है, ब्रेकअप हो जाता है और जो एक्टिविटीज है उनको भी बंद करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट से, यानी जो अकाउंट्स होंगे पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में कैसे होंगे मेंटेन और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में कैसे मेंटेन होंगे। तो देखो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये क्या कह रहा है, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप का जब डिसोल्यूशन होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मे नॉट बी क्लोज्ड। वही बात आ गई, बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बिजनेस क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा,
तो ये जरूरी नहीं है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जो अकाउंट्स है बुक्स के उनको क्या किया जाए, क्लोज्ड किया जाए, क्योंकि रिमेन पार्टनर बिजनेस को क्या रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, तो अकाउंट्स भी ओपन ही रहेंगे। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का डिसोल्यूशन हो गया तो भाई वही बात है कि फर्म का डिसोल्यूशन हो गया तो पार्टनर्स और फर्म का ब्रेक हो गया तो अकाउंट भी क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव टू बी क्लोज्ड, क्योंकि इसके बाद में कोई पार्टनरशिप होगी नहीं उन दोनों उनके बीच में, पार्टनर्स और फर्म के बीच में, तो अकाउंट्स भी क्या करेंगे, क्लोज हो जाएंगे। बात का इफेक्ट क्या प्रभाव पड़ता है, देखो जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है तो यह जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप को डिसोल्यूट कर दिया तो फर्म डिसोल्यूट हो गई। ध्यान देना, पार्टनरशिप डिसोल्यूट हो सकती है बट नॉट नेसेसरी इज फर्म डिसोल्यूट। फर्म को कंटिन्यू जारी रख सकते हैं बट फर्म अगर डिसोल्यूट हो गई तो पार्टनरशिप खुद ब खुद डिसोल्यूट हो जाती है। तो क्या करें, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जब डिसोल्यूशन हो जाती है डज नॉट नेसेसरी मींस द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। पार्टनरशिप डिसोल्यूट होना ही ये नेसेसरी नहीं है कि फर्म का डिसोल्यूशन हो गया, रिमेन पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू रखता है। आगे चलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म डिसोल्यूट हो गई, नेसेसरी मींस द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आल्सो, यानी फर्म अगर डिसोल्यूशन हो गई तो पार्टनरशिप जो होती है वो खुद ब खुद क्या हो जाती है, डिसोल्यूट हो जाती है। तो ये हमारे पास 4 डिफरेंस थे। ध्यान देना, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि पार्टनर्स के बीच में रिलेशन कोई ब्रेक होना, और फर्म का डिसोल्यूट का मतलब होता है फर्म और पार्टनर्स के बीच में रिलेशन ब्रेक होना। दूसरा है हमारे पास कंटिन्यू, अगर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो रिमेन पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू रखे सकता है, और लेकिन जब फर्म का ही डिसोल्यूशन हो जाता है तो जो कोई पार्टनर होता है तो बिजनेस कंटिन्यू नहीं होगा। अगला हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पार्टनरशिप का जब डिसोल्यूशन होता है तो रिमेन पार्टनर्स जो भी है वो बुक कंटिन्यू रख सकते हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज नहीं होती। बट फर्म का ही डिसोल्यूशन हो जाता है तो पार्टनरशिप जो बुक्स है वो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। लास्ट इफेक्ट क्या बताया था, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन होना ही फर्म का डिसोल्यूशन होना नहीं है, लेकिन फर्म का डिसोल्यूशन होना ही पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होना स्वतः ही हो जाता है। तो इस प्रकार हमने पढ़ लिया कि रिलेशन क्या होता है या डिफरेंस क्या होता है बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं कि आगे का टॉपिक में जब फर्म का डिसोल्यूशन किया जाता है तो सबसे पहले किसको फिल किया जाएगा, लॉस को किससे फिल किया जाएगा, जो असेट्स को हम सेल आउट करेंगे तो उसका सेटलमेंट किस प्रकार किया जाएगा। बी कंटिन्यू, आगे पढ़ते हैं हम। आगे का जो टॉपिक है हमारे पास स्टैट्यूटरी प्रोसीजर ऑफ क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी फर्म की जो बुक्स है उनको डिसोल्यूट, जो फर्म डिसोल्यूट हो गया जो फर्म की बुक्स है उनको क्लोज करने के लिए हमारे पास लीगल क्या है, हमारे पास कानून के तौर पे हमारे पास मेथड क्या है, फर्म के समापन पर खातों को बंद करने की वैधानिक व्यवस्था स्टैट्यूटरी प्रोसीजर हमारे पास क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो लॉस हो गए, फर्म मान लो फर्म का डिसोल्यूट किया जा रहा है, या तो फर्म के पास प्रॉफिट है या फर्म के पास लॉस है, तो ध्यान देना जब फर्म बी कंटिन्यू प्रॉफिट में आ रही है तो डिसोल्यूट करने का मतलब ही नहीं होता है। फर्म का डिसोल्यूट करने का मेन रीजन ये भी होता है कि फर्म कंटिन्यू किसको प्रोसीड कर रही है, किसको इंगित कर रही है, किसकी ओर चल रही है, वो लॉस की ओर चल रही है, तो फर्म का डिसोल्यूट करना जरूरी है। तो लॉस को कैसे फिल किया जाएगा, ध्यान देना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑल लॉसेज, यानी सारे जो लॉस होते हैं उसको कहाँ से फिल करेंगे, ऑल लॉसेज और डिफिशियंसी यानी कमी को, हानि को और कमी को किस से फिल किया जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट से, फर्स्ट ऑफ ऑल मीट बाई प्रॉफिट, सबसे पहले किससे किया जा रहा है, प्रॉफिट से किया जा रहा है। उसके बाद में देन ऑफ बाई कैपिटल, जो पार्टनर्स की कैपिटल है उससे फिल किया जाएगा, और फिर भी नहीं हो रहा, लॉस ज्यादा है तो पार्टनर से ब्रॉट किया जाएगा एडिशनल, एंड लास्टली बाई गेटिंग एडिशनल अमाउंट फ्रॉम पार्टनर। ध्यान देना, पार्टनर्स के पास क्या आ रहा है, सबसे पहले लॉस है, लॉस को कैसे फिल किया जाएगा, ध्यान देना, लॉस को पहले फिल किया जाएगा, हमारे पास क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, उससे फिल किया जाएगा, फिर भी लॉस कंप्लीट नहीं हो रहा, लॉस मोर देन है, तो उसके बाद में कैपिटल से किया जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी लॉस कंप्लीट नहीं हो रहा है तो एडिशनल अमाउंट क्या की जाएगी, ब्रॉट की जाएगी, तो क्या आ जाएगा, एडिशनल अमाउंट ब्रॉट बाय द
पार्टनर, इससे कंप्लीट किया जाएगा। ध्यान देना, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है बिजनेस का डिसोल्यूट हो गया और हमारे पास लॉस है, तो उसको फिल करने का क्या रूल है? तो फिल करने का रूल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट, then after partners capital and then after firstly getting additional amount from the partner। वही बात आ रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल किससे? प्रॉफिट से आ रहा है, सेकंड किससे आ रहा है? कैपिटल से, और लास्टली गेटिंग एडिशनल अमाउंट फ्रॉम पार्टनरशिप आ रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम कि असेट्स को हमने क्या किया? सेल आउट कर दिया, और उसके बाद में जो पार्टनर्स थे उनसे भी केस, एडिशनल केस क्या कर ली? ब्रॉड कर ली। अब वो अमाउंट आ गई, ध्यान देना, असेट्स को सेल आउट कर दिया, सेल आउट करने से जो अमाउंट हमारे पास रिसीव हुई और उसके बाद में एडिशनल केस भी हमने पार्टनर से ब्रॉड कर ली, उसका सेटलमेंट कैसे किया जाएगा? यानी लायबिलिटी को पेमेंट कैसे किया जाएगा? तो दूसरा जो पॉइंट है इसमें, द सम ऑब्टेन्ड ऑन सेल ऑफ असेट्स। ऑब्टेन्ड यानी जो रिसीव्ड हुआ असेट्स को सेल आउट करने से, असेट्स को सेल आउट करने से जो ऑब्टेन्ड हुआ, जो रिसीव्ड हुआ, एंड ब्रॉड द पार्टनर्स आर यूटिलाइज्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स। कहने का मतलब है असेट्स को सेल आउट कर दिया, उसकी जो मनी रिसीव्ड हुई वो, और जो लायबिलिटी क्या, जो पार्टनर से हमने केस ब्रॉड करवाया, उस मनी का यूटिलाइज कहां कैसे कैसे किया जाएगा। तो ध्यान देना, ये जो रूल्स है इसको भी आपको याद करना पड़ेगा, ये भी एक नंबर का पूछ लिया जाता है। तो इसको क्या किया जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल पेमेंट ऑफ सिक्योर्ड लोन। सबसे पहले किसको पेमेंट किया जाएगा? सिक्योर्ड लोन को पेमेंट किया जाएगा। पेमेंट ऑफ सिक्योर्ड लोन, ध्यान देना, आपका जो सिक्योर्ड लोन है फिक्स पेमेंट है, इसको तो पेमेंट करना ही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसी को पेमेंट किया जाएगा। देन पेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम आउटसाइड पार्टीज, यानी इसके बाद में आउटसाइड जो बिजनेस है, बिजनेस के जो बाहर की पार्टियां हैं उनको पेमेंट किया जाएगा, वो भी प्रोपोर्शनेटली किया जाएगा। ध्यान देना, प्रोपोर्शनेटली यानी आनुपातिक पेमेंट किया जाएगा, आनुपातिक पेमेंट किया जाएगा। यानी जो जो आउटसाइड लायबिलिटीज हैं, जो जो आउटसाइड पार्टीज हैं, उनको कुछ रेशियो में उनको पेमेंट किया जाएगा। इसके बाद में पेमेंट किया जाएगा, वही लोन को पेमेंट किया जाएगा। किसके लोन को? पार्टनर्स के लोन को। पेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम पार्टनर, जो पार्टनर्स ने लोन लिया था उनको पेमेंट किया जाएगा, वही प्रोपोर्शनेटली पेमेंट, अनुपातिक पेमेंट किया जाएगा। किस पार्टनर से कितना लोन लिया था उसी रेशियो में उनको पेमेंट किया जाएगा। फोर्थ पेमेंट की बात करते हैं, रीपेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स की जो कैपिटल थी, पार्टनर्स ने जो स्टार्टिंग में कैपिटल ब्रॉड किया था स्टार्टिंग में, उसी पेमेंट को रीपेमेंट पार्टनर्स को पेमेंट किया जाएगा। तो ठीक है, उसको किया जाएगा, वो भी कैसे किया जाएगा? प्रोपोर्शनेटली किया जाएगा। अब क्या आ रहा है बाद में? इफ एनी अमाउंट आर लेफ्ट, इसके बाद में अगर आपके पास बिजनेस में कुछ रिमेन बचता है, ठीक है, उसको जो पार्टनर्स है वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। ध्यान देना, वापस इसको बता रहा हूं, असेट्स को सेल आउट करने से, असेट्स को सेल आउट करने से और जो पार्टनर से केस ब्रॉड कर रहे हैं उसको कैसे आप यूटिलाइज करोगे? कैसे यूटिलाइज करोगे? लोन तीन प्रकार के बता रखे हैं लोन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल किसको पेमेंट किया जाएगा? सिक्योर्ड लोन को। ध्यान देना, फर्स्ट ऑफ ऑल पेमेंट ऑफ सिक्योर्ड लोन, आफ्टर देन आउटसाइड पार्टीज लोन, बाहर के लोन को। थर्ड है लोन फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर्स के लोन को। फोर्थ क्या है? रीपेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल को रीपेमेंट किया जाएगा। और फिफ्थ क्या है? अगर रिमेन लेफ्ट ऑफ अमाउंट, हमारे पास सम अमाउंट आर लेफ्ट, कुछ अमाउंट बचती है, जो पार्टनर है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा। इफ एनी सरप्लस रिमेन देन इन पेमेंट टू पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये पॉइंट आपके समझ में आ गया कि लॉस को कैसे फिल किया जाएगा और जो असेट्स को सेल आउट किया और पार्टनर से केस ब्रॉड किया, उस जो अमाउंट है उसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा। कंटिन्यू आगे का टॉपिक पढ़ते हैं, अकाउंट्स को सेटलमेंट कैसे किया जाएगा। तो आगे का जो टॉपिक है हमारे पास वो क्या है? प्रोविजन ऑफ सेक्शन 48 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी पार्टनरशिप 1932 एक्ट का 48 सेक्शन में क्या क्या दे रखा है? रिलेटिंग टू सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो आपके पास थ्योरेटिकल 1 नंबर का 2 नंबर का ये भी पूछ लिया जाता है, प्रोविजन फॉर सेक्शन 48 में किस प्रकार से सेटलमेंट किया जाएगा। जो सेटलमेंट हमने अभी
कुछ देर पहले पढ़े थे वही सेटलमेंट वापस हमारे पास आ रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 48 के अनुसार खातों का निपटारा करते समय हमारे पास कौन कौन से रूल्स फॉलो किए जाएंगे। तो देखना सबसे पहले वही बात आ रही है, लॉस को कैसे कंप्लीट किया जाएगा। ध्यान देना, ऑल लॉस इंक्लूडिंग रिलेशन रिडक्शन, रिलेशन क्या, देखो वापस देखना, ऑल लॉसेज इंक्लूडिंग रिडक्शन ऑफ कंपनी कैपिटल विल बी पेड ऑफ एज फॉलोज। मतलब सारे लॉस को इसमें क्या क्या किसको भी इंक्लूड किया जाएगा, कैपिटल को भी इंक्लूड किया जाएगा। देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट वही बात आ रही थी, फर्स्ट ऑफ ऑल किससे किया जाएगा, प्रॉफिट से, देन आफ्टर किससे किया जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल से, और उसके बाद में क्या बचेगा, अगर रिमेन है, अगर फिर भी जरूरत है नेसेसरी, तो केस ब्रॉट बाय द पार्टनर। तो देखो क्या किया जा रहा है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट से उसको लॉस को फिर किया जाएगा, देन फ्रॉम कैपिटल से, पार्टनर्स की कैपिटल से, उसके बाद में फिर किया जाएगा, फिर भी अगर नेसेसरी अमाउंट की नीड है, लास्टली इफ नेसेसरी बाय द सम वुड बी ब्रॉट किया जाएगा बाय पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लॉस को वापस देखना, और लॉस को किससे फिल किया जाएगा, प्रॉफिट से, देन आफ्टर कैपिटल से, देन आफ्टर आर नेसेसरी नीड बाय केस ब्रॉट बाय द पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में केस ब्रॉट करेंगे। अब दूसरा जो इसका जो टॉपिक है वो क्या है, असेट्स को सेल आउट करने से उस मनी को कैसे सेटल किया जाएगा। जो पिछली बार पढ़ लिया वही वापस आ रहा है। ऑल असेट्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, केस ब्रॉट, जो केस पार्टनर्स के द्वारा ब्रॉट आया था वो भी क्या है, इंक्लूड है। इन पार्टनर्स विल बी यूटिलाइज्ड एज फॉलोज, इसको कैसे कंटिन्यू किया जाएगा, वही पेमेंट था आउट, क्या पहले था सिक्योर्ड लोन को, फिर आउटसाइड पार्टीज के लोन को, फिर क्या था पार्टनर्स के लोन को। तो वही बात आ रही है, टू पे ऑल लोन्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग पार्टनर, आप सिक्योर्ड लोन, आउटसाइड पार्टीज लोन और पार्टनर्स का लोन। आगे बात आती है, टू पे एवरी पार्टनर्स कैपिटल प्रोपोर्शनेटली, वही आ रहा है, अगला पॉइंट क्या रहा है, पार्टनर्स को रीपेमेंट किया जाएगा पार्टनर्स की कैपिटल को, और वो भी प्रोपोर्शनेटली, जो पिछली बार पढ़ा था हमने। आगे क्या है, इफ एनी सरप्लस, अगर आपके पास कुछ सरप्लस बचता है, रिमेन टू डिस्ट्रीब्यूट, उसको बांट दिया जाएगा अमंग पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। वही बात आ रही है कि भाई हमने जो अभी पढ़ा है कुछ देर पहले कि असेट्स को सेल आउट करेंगे और केस ब्रॉट होगी, उस मनी को कैसे सेटल किया जाएगा। सिक्योर्ड लोन में पेमेंट ऑफ सिक्योर्ड लोन, पेमेंट ऑफ आउटसाइड पार्टीज लोन, पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन और रीपेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। एंड इफ आर रिमेन सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब इसके बाद में जो रियलाइजेशन अकाउंट है या कौन कौन से अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे उसको कल के टॉपिक में आपको पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए आप इस टॉपिक्स को, इस थ्योरी को अच्छी तरीके से समझें।